अलग वीडियो। चलिए पार्ट 2 वीडियो है। यह 1000 क्वेश्चन की सीरीज है जो बिहार पुलिस, बिहार SI ऐसे सभी एग्जाम जो GK GS पर आधारित है सभी के लिए रामबाण साबित होगा। आप लोग इसे पेनी नज़र से देखेंगे और प्यार देंगे। हो गया चलिए कोई बात नहीं। चलिए 151 क्वेश्चन देखिए। बौद्ध धर्म का तीरत्न कौन नहीं है? तो बुद्ध है, धम्म है और संघ है। बुद्ध है, धम्म है, संघ है, नियम नहीं है। बौद्ध धर्म से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म से संबंधित लेटेस्ट कथन पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म में प्रवेश को उपसंपदा कहा गया है। संपदा कहा गया, राइट है, कहा गया है। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए मिनिमम आयु 15 साल होनी चाहिए। सही है। बौद्ध धर्म में मूलतः अनिश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानते हैं। सही है। इसे आत्मा की परिकल्पना, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं माना है। बौद्ध धर्म में पूर्ण जन्म की मान्यता नहीं है। मतलब कि बौद्ध धर्म में माना गया है, जैन धर्म में कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो दोबारा जन्म लेंगे। आत्मा का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 153। बौद्ध संगति से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सी हंस रही? देखिए विचार कीजिए। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी में हुआ था, जो कि राजगिरी गया किसी में पड़ता? राजगिरी के सतकर्णी गुफा में, पहाड़ी की गुफा में। इसके जो थे अध्यक्ष थे अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। शासक थे अजात शत्रु, शासक थे अध्यक्ष थे महाकश्यप, अध्यक्ष चेयरमैन थे महाकश्यप, किंग थे अजात शत्रु। चलिए द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी में पूर्व में हुआ था। इसके जो था मतलब कि अध्यक्ष कलाशोक थे। के शासन काल में। आप क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन पढ़िए, एक्स्ट्रा मत बोलिए, क्वेश्चन पढ़िए। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व कलाशोक के शासन काल में वैशाली में संपन्न हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सवाकामी ने किया था। तृतीय बौद्ध संगति कितना ईस्वी में हुआ था? 250 ईस्वी में हुआ था। इसके मुगली पुत्र टिस की अध्यक्षता में अशोक के शासन काल में, जो कि पटना के पाटलिपुत्रा में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति 98 ईस्वी में जम्मू कश्मीर के कुंडलवन का सीढ़ी में हुआ था। वसुमित्र और अश्वघोष की अध्यक्षता में वहाँ शासनकाल कनिष्क का शासनकाल था। सभी सही है। बौद्ध धर्म बंटकर 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। किस बौद्ध संगति में ऐसा काम हुआ था? ये चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता कौन कर रहा था? वसुमित्र या अश्वघोष उपाध्यक्ष था। बोधिसत्व बौद्ध धर्म के विभाजित किस शाखा का आदर्श है? महायान। क्या होगा? बोधिसत्व बौद्ध धर्म का किस शाखा के? तो महायान संप्रदाय के। महायान संप्रदाय। हीनयान के होगा तो आहत पद। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त करता है उसे हीनयान में क्या कहा जाता है? वही बोले जो बोले अभी ना, अर्थ कहा जाता है। अगले क्वेश्चन। बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति तथा निर्वाण मृत्यु तीनों एक ही दिन हुआ था। इसको बुद्ध पूर्णिमा में क्या कहा जाता है? बुद्ध पूर्णिमा। जन्म हुआ था और मृत्यु भी हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति भी हुआ था बुद्ध पूर्णिमा के दिन। बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है, लेकिन ऐसे है ये वैशाख पूर्णिमा। चलिए लिखित में से किस सिद्धांत पर बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है? अनिश्वरवादी है क्या? अनिश्वरवादी सही है। चलिए गलत विश्वमेल को गलत को चिन्हना है। तबो मठ कहाँ है? वो स्पीति घाटी में है। नाम ज्ञान मठ धर्मशाला में। ठीक से मठ लद्दाख में। सासुर मठ लाहौर स्पीति में। लाहौर स्पीति में है। ठीक है।
आगे देखिए, विचार कीजिए, एक बार बोलिए फिर से। तपो मठ कहाँ है? तपो स्पीति मठ में, नागम्याल मठ धर्मशाला में, ठीक से मठ लद्दाख में, सासुर मठ लाहौल स्पीति। फिर से अगला 100 सेकंड। हेमिस मठ कहाँ है? लद्दाख। सासुर मठ कहाँ है? लाहौल स्पीति। अच्छा, मिडरालिंग मठ कहाँ है? देहरादून। मिडरालिंग मठ रूमटेक। ना देहरादून होगा। मिडरालिंग मठ देहरादून ना? मिडरालिंग देहरादून सही है। देहरादून। गंगटोक में है रूमटेक। बोधि मठ, बोधि मंडा मठ बोध गया में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिडरालिंग मठ जो कि देहरादून में स्थित है, तो नाम डार्लिंग कहाँ अवस्थित है? मैसूर कर्नाटक। मैसूर में। कर्नाटक। डार्लिंग बोलेगा तो मैसूर, और मिडरालिंग बोलेगा तो देहरादून, डार्लिंग बोलेगा तो मैसूर, मिडरालिंग बोलेगा तो देहरादून। चलिए, रूमटेक मठ कहाँ स्थित है? गंगटोक में। रूमटेक मठ कहाँ स्थित है? गंगटोक में। ऋग्वेद में शिव के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? रुद्र। अथर्ववेद में शिव को किस नाम से नहीं लिखा गया है? महाकाल के भव्य से लिखा गया है, पशुपति से लिखा गया है, सर्व से लिखा गया है, पशुपति से भी लिखा गया है। लिंग पूजा का सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? मत्स्य पुराण। ठीक है, याद रखिएगा। रुद्रों की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम किस पुस्तक से प्राप्त होता है? सही है क्या? तैत्तिरीय और आरण्यक। तैत्तिरीय और आरण्यक से। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। निम्न में कौन सही नहीं है? लकुलिशवादी नहीं है। लकुलिशवादी नहीं है। पशुपत है, कालामुख है, कपालिक है, लिंगायत है। चलिए, कपाली समझते हैं ना? अघोरी। नर में क्या बोलते हैं? खोपड़ी में जो भोजन करता है कपालिक कहा जाता है। कपालिक संप्रदाय के प्रमुख शैव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख स्थान कौन है? इष्टदेव भैरव। इष्टदेव भैरव। अगला देखिएगा कि लिंगायत संप्रदाय जो दक्षिण भारत में प्रचलित है, इसका एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। जंगम नाम से। सून संपाद ने लिंगायत संप्रदाय जो कि दक्षिण भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? जंगम। सून संपाद ने लिखित में से किस संप्रदाय का ग्रंथ है? लिंगायत। सून संपाद ने लिखित में से किस संप्रदाय का ग्रंथ है? तो लिंगायत। अगला, लिंगायत संप्रदाय जिसके प्रवर्तक अल्लाह प्रभु थे, इसका वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके प्रमुख शिष्य कौन थे? वासव थे। इसके तो वासव। लिंगायत संप्रदाय जिसके प्रवर्तक अल्लाह प्रभु थे, इसके वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके प्रमुख कौन थे? वासव। इसके शिष्य कौन थे? वासव। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने किस संप्रदाय की रचना की थी? नाथ संप्रदाय। वही जो बाबा गोरखनाथ के नाम सुने हैं ना? योगादित्यनाथ इसी का चलवा है। देखिए, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट शासक ने। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में कृष्ण तृतीय के द्वारा बनाया गया है। तंजौर का प्रसिद्ध राजेश्वर शिव से मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राज प्रथम ने। तंजौर का प्रसिद्ध राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राज प्रथम ने। किस शासक के शासनकाल के मुद्राओं पर शिव एवं नंदी की मूर्ति का अंकन एक साथ प्राप्त होता है? ये कुषाण। विश्व वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? उपनिषद से। उपनिषद का मतलब गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्ति करना। उपनिषद की संख्या कितना है? 108। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। कौन थे? कृष्ण, जिनका निवास स्थान मथुरा था। ये किस कबीले से थे? भीषण कबीले से थे। बोलिए, किस भगवान किस धर्म को मानते थे? वैष्णव धर्म को। इसका निवास स्थान कहाँ था? मथुरा। अब किस कबीले को मानते थे? विष्णु कबीले को मानते थे। ठीक है। श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद से प्राप्त होता है? छांदोग्य उपनिषद। देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य कृष्ण के नाम दिया गया है। देवकी के पुत्र और अंगिरस के शिष्य। मंडोक उपनिषद में क्या लिया गया है?
क्या सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। वासुदेव कुटुम्बकम। वासुदेव कुटुम्बकम। उसी के 106वां पेज के 17वां श्लोक लाइन है सब। और जीएसटी के बारे में, अच्छा। अरे G20 के बारे में बढ़िया से पढ़ लीजिए, कोई एग्जाम में जाइएगा ना। नहीं तो विष्णु के 10 अवतार का वर्णन किस पुराण में प्राप्त होता है? मत्स्य पुराण में। विष्णु के 10 गो अवतार है, किस में मिलता है? मत्स्य पुराण में। वो बताएं, छोड़ दीजिए। चलिए, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिलियां हैं? 6 तिलियां हैं। गलत को चुनिएगा। प्रमुख संप्रदाय मध्याचार्य है। वैष्णव संप्रदाय को क्या बोलते हैं? विशिष्ट रामानुज। ठीक है। रुद्र संप्रदाय को या वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय को द्वैताद्वैत या निम्बकाचार्य। ब्रह्मा संप्रदाय को ब्रह्म साध को आनंद तीर्थ। क्या? आनंद तीर्थ द्वारा। आनंद तीर्थ। हाँ, बना सही है। आनंद तीर्थ। ब्रह्मा संप्रदाय को आनंद तीर्थ। एक बार फिर बोलिए। वैष्णव संप्रदाय को विशिष्ट या रामानुजाचार्य। रूस संप्रदाय को शुद्धाद्वैत या वल्लभाचार्य। ब्रह्म समाज बोले ना, हाँ सही, आनंद तीर्थ। ठीक है। सनक संप्रदाय को द्वैताद्वैत। ठीक है, निम्बकाचार्य। अब ब्रह्मा संप्रदाय बोलिए आनंद तीर्थ। आनंद तीर्थ दैतवाद से संबंध। हाँ, चलिए। गलत को फिर से। प्रमुख संप्रदाय संस्थापक है। परमार्थ किसका है संस्थापक? परमार्थ रामदास। रामदास के नाम है दास बोध। हाँ। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? नामदेव। श्री वैष्णव के संस्थापक कौन है? रामानुज। पुस्तक के नाम है ब्रह्म सूत्र। राम भक्त का राम भक्त रामानंद। सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। रामानंद। ठीक है, नवानंद। ठीक है, रामानंद। कोई एक गलत बार नहीं, बोलिए। इसका परमार्थ का रामदास। बरकरी का नामदेव। श्री वैष्णव का रामानुज। राम भक्त को रामानंद। अंकोर वाट का मंदिर कंबोज का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सूर्यवर्मन। इस्लाम धर्म से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? देखिए, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे, जो कि सऊदी अरब के मक्का मदीना में इसका जन्म हुआ था। तो देखिए, इस पर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का के प्रमुख कबीला कुरैश में हुआ था। सही है। मक्का मदीना दोनों मंजिल है, अलग अलग। पिता जन्म हुआ मदीना में, ज्ञान की प्राप्ति। पिता अब्दुल्ला। माता अमीना के मृत्यु के पश्चात परवरिश चाचा अबू तालिब ने किया था। सही है। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुआ था। सही है। 622 ईस्वी में 24 सितंबर को पैगंबर ने मक्का से मदीना की जो यात्रा किया ना, इसी को इस्लाम में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। 622 ईस्वी। मक्का से मदीना के बीच के यात्रा को हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। ये कब किया था? तो 622 ईस्वी में 24 सितंबर की कहानी है। आगे देखते हैं। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हो गया? 8 जून 633 ईस्वी में। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हो गया? 8 जून 633 ईस्वी में। 32 32 में मृत्यु हुआ था उनका। इसे 33 दिया हुआ, लेकिन 32 होगा तभी हो जाएगा आंसर। 8 जून 600। कौन सा था? ईसाई धर्म पढ़ रहे हैं। मोहम्मद इस्लाम धर्म। 8 जून 632 ईस्वी को मदीना में दफनाया दिया गया था। हम तो बोले 632 में हुआ था। पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवन चरित्र किसने लिखा था? इब्न इसाक। भारत में अरबों के जरिए इस्लाम का आगमन किस वर्ष किया गया था? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ठीक है। भारत में मक्का पश्चिम की तरफ पड़ता है। यह दिशा क्या कहलाता है? किबला। पैगंबर साहब के पश्चात उनके उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। पैगंबर साहब के पश्चात उनके उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। खलीफा पद की समाप्ति मुस्तफा कमाल पाशा ने किस वर्ष किया था? 1924 में किया था। 1924 ईस्वी में किया था। ठीक है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह के जीवन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट
बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। इनके माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ था। सही एकदम है। सही है। ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही है। इसके ईसा मसीह के 2 शिष्य पीटर और एंड्रूस थे। सही है। पीटर एवं एंड्रूस थे। सही है। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था रोमन गवर्नर पेंटियस के द्वारा। सही है। सही है। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबिल है। यह एक पवित्र चिन्ह के रूप में क्रॉस को रखता है। सही है। सही है। सब ऑल इज वेल। मगध साम्राज्य से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक जरासंध का पिता वीरदत्त था। सही है। वीरदत्त के समय मगध की राजधानी गिरिवज या राजगिरी थी। सही है। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी में बैठा था। सही है। बिंबिसार प्रथम भारतीय राजा था जिसने भारत में लोकतंत्र को बढ़ावा दिया। गलत है। प्रशासनिक व्यवस्था ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था को हर्यक वंश सेना रखता था जिसको सैनिक बोला जाता था। सैनिक नाम सुना है ना? सैनिक क्या बोले? सब सही है, खाली 4 वाला गलत है। 1 2 3 सही है, 4 गलत है। बी आंसर हो जाए। ठीक है। ऑप्शन बी मारिए, नेक्स्ट का मिलेगा। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार से कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। ठीक है। सही है। कौन? बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। महात्मा बुद्ध की सेवा हेतु बिंबिसार ने ही राजवेद जीवक को भेजा था। बिंबिसार ने गिरिराज का निर्माण कर उसको अपनी राजधानी बनाया था। सही है। बिंबिसार ने मगध पर कुल 53 वर्ष तक शासन किया था। 52 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है, हो गया सही। 4 नंबर आंसर हुआ इसका। बिंबिसार की वैवाहिक संबंधों से संबंध कौन गलत चुनाव को चुनिए। राजा या राजवंश है, राजकुमारी है। प्रसेनजीत की बहन कौन थी? महाकोशला। वैशाली की चेटक की पुत्री चेलना थी। भद्र देश की राजकुमारी कौन थी? क्षेमा। अंग की राजकुमारी कौन थी? चंदना। गलत है। चंदना नहीं है। बिंबिसार ने अपना शादी लोग से किया था। चंदना जो है ना, जैन धर्म के क्या बोलते हैं, अध्यक्ष थी ना, महिला अध्यक्ष। वो थी। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु के द्वारा किस वर्ष अपने पिता की हत्या कर दी गई थी? 493 ईस्वी पूर्व। अजातशत्रु से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। ठीक है। तो देखिए, अपने पिता की अजातशत्रु के बारे में कह रहा है। अपने पिता की हत्या कर 493 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। सही है। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था तथा यह जैन धर्म का अनुयायी था। सही है। अजातशत्रु के प्रभावशाली मंत्री बख्तियार था। इसी की सहायता से मिलने वाली वैशाली विजय किया था। गलत है। 462 ईस्वी में अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी थी। क्या बोले? 462 ईस्वी में अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी थी। 461 ईसा पूर्व में उदयन हत्या कर दी थी। अजातशत्रु के प्रभावशाली मंत्री बख्तियार था, जिसकी मदद सही था। ही 3रा नंबर सही है, जिसके मदद से वैशाली विजय करब था। सही है। हाँ, अब आप आंसर कर लीजिए। 1 2 3 सही है, 4 गलत है। ठीक है। जिसमें 3 4 दिया है गलत ना, 3 सही है, गलत नहीं है। बचकारी मंत्री था जो कि वहाँ पर गया था कि हमको अजातशत्रु मार पीट दिया है, आप हमको अपना संरक्षण दीजिए। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। इसको प्रीतिहंता वंश के नाम से जाना जाता है। हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक की हत्या उसके मंत्री शिशुनाग ने किया था। इसने शिशुनाग वंश की स्थापना के पश्चात अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा के स्थान पर कहाँ परिवर्तन कर दिया था? वैशाली में कर दिया था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश से संबंधित था कालासो। पुराणों में काकवट के नाम से जाना जाता, जो कि द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष नहीं, संरक्षक दिया था, मतलब संरक्षण किया था। नंद वंश का संस्थापक महापदनंद था। इसकी अंतिम शासक कौन था? घनानंद। कौन सिकंदर का समकालीन था? सिकंदर जो था घनानंद था। सिकंदर का समकालीन था। प्रथम शूद्र शासक कौन था? तो महापदनंद शूद्र शासक बना था। ठीक ना, महापदनंद। घनानंद को युद्ध में पराजित कर किसने मौर्य वंश की स्थापना किया? चंद्रगुप्त प्रथम। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने
जो है घनानंद को हरा दिया। ठीक है, सिकंदर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन में कहना है सिकंदर का जन्म जो होता है 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसके सिकंदर के पापा के नाम फिलिप था और उसके पिताजी मकदूनिया के रहने वाले शासक थे। ठीक है, रहने वाले शासक थे और 329 ईस्वी पूर्व में हत्या कर दिया गया फिलिप का। सही है। और सिकंदर ने भारत का विजय 326 ईस्वी पूर्व में किया था और सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। सही है साहब, सही है। इसी का राजदूत था मेघास्तनी। ठीक है, ला देखिए सिकंदर के जल सेनापति का नाम निर्याकस था। सेनापति का नाम क्या था? निर्याकस था। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बोल रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन आया था? चलिए आगे देखिए। चंद्रगुप्त जस्टिन नामक एक विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था। सही बात है। इसकी पहचान विलियम जोन्स ने किया था। विलियम जोन्स से किया था। विलियम जोन्स ने नहीं जे से किया था। जे से किया था। सही बात है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। एकदम राइट है। नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। सही बात है। घनानंद को हराने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता ली थी। सही है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठा था। सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का अनुयायी था। नहीं, जैन धर्म का अनुयायी था तभी ना जाके भद्रबाहु में संलग्न विधि साथ में समर्पण। सब सही हो गया। ये क्या बाहुबली के समय जैन धर्म से संबंधित था तभी सब सही हो गया ना। चलिए सब सही हो गया। इसमें दिया था गलत दिया जैन धर्म से। ठीक है, जान के सर दे दिए है मटेरियल में दोस्तों, जिससे उसका क्लास खरीदी है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस गुरु से जैन धर्म की दीक्षा ली है? भद्रबाहु से। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस गुरु से जैन धर्म की दीक्षा ली है? भद्रबाहु से। बोले चलिए दक्षिण भारत चलते हैं। यहाँ अकाल पड़ गया। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वर्ष पराजित किया? 305 ईस्वी में पराजित कर देता है। बाद में सेल्यूकस निकेटर के बेटी कर लेता है। उसकी बेटी नाम कार्लिनिया से चंद्रगुप्त मौर्य अपना विवाह कर लेता है। ठीक है, आगे सेल्यूकस निकेटर ने अपनी किस पुत्री की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से किया था? कार्लिनिया से। ठीक है, चलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने लेखना विधि से सर्वनुवेलगोला जो कि कर्नाटक में पड़ता है ने अपना देह त्याग किस वर्ष किया था? 298 ईसा पूर्व किया था। 298 ईस्वी पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठा, जिसका किस नाम से जाना जाता है? अमित घात। बिंदुसार को अमित घात के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, शत्रु। अमित घात के मतलब होता है शत्रुओं को नाश करने वाला। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हो गया? बिंदुसार। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हो गया? अशोक का उत्तराधिकारी हो गया? अशोक के चलिए आइए। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक था। ठीक है, बिंदुसार को भद्रसार वारिसार किस पुराण में कहा गया है? वायु पुराण में। ठीक है, क्या पुराण होता है? पुराण 3 होता है। वायु पुराण, मत्स्य पुराण, एक और होता है वायु पुराण में याद रखिएगा। हाँ, वायु पुराण में। विष्णु पुराण नहीं, वायु पुराण। ना, पुराण मतलब क्या होता है ये बोले। ठीक है, 5 पुराण होता है। चलिए, अग्नि, जल, वायु, 18 है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? पाटलिपुत्र गोसाल। बिंदुसार के किस राज्य में विद्रोह हुआ? जिसे दबाने के लिए अपने बेटा सुशील, उसके बाद दूसरा बेटा अशोक को भेज दिया गया। तक्षशिला कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। और इसको दबाने का अंतिम से काम अशोक ने किया, इसलिए इसको महान राजा भी कहा जाता है। एथेनियस के अनुसार सीरिया के किस शासक से बिंदुसार ने मदिरा, सूखे अंजीर, दार्शनिक की मांग की थी? एंटियोकस संप्रदाय में। लेकिन उसके कानून में, सीरिया के कानून में ऐसा चीज नहीं लिखा हुआ था।
यानी कि आप इसको नहीं कैसा दे लिखा सकते लिखा हैं। था, सब लिखा था, एक हाँ, चीज एक चीज नहीं दार्शनिक को देना था। नहीं। दार्शनिक मैंने यही हुआ ना कि एक आदमी को देना पड़ता था, शायद वो अति होता था, विद्वान आदमी। विद्वान आदमी होता तो नहीं दिया, इसी कारण मना कर दिया। एंटियकस प्रथम ने बिंदुसार की सभा में 500 सदस्य की एक मंत्री परिषद होती थी, जिसका प्रधान कौन होता था? खल्लाटक। अशोक से संबंधित कुछ प्रश्न विचार कीजिए। 269 ईस्वी पूर्व में अशोक मगध साम्राज्य का शासक बन गया था। सही बात है। अच्छा बताइए, पर लगता है ही है। और राजगद्दी पर बैठने से पूर्व अवंती, जो कि कहाँ पड़ता है? अवंती का उज्जैन में, यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है, राजपाल थे, यानी गवर्नर थे। सही बात है। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। सही बात है। अशोक की माँ का नाम सुभद्रांगी था। और गुजरा, मास्की, नेतुर, उदयगुलम के अभिलेखों से अशोक का नाम मिलता है। फिर से बताइए। गुजरात पुराणों में अशोक को अशोक वदन कहा गया है। सही है। यानी कि ऑल इज वेल हो गया। ऑल इज वेल। अशोक ने अपने राज्याभिषेक में कितने वर्ष पश्चात कलिंग पर आक्रमण किया? 8 वर्ष पश्चात। 221 ईस्वी पूर्व में। कलिंग का है ओडिशा में। देखिए आगे, गलत चीज को चयन करना है। शिलालेख के स्थान और संबंधित राज्य है। शहबाज गढ़ी कहाँ मिलता है? पेशावर में, जो कि पाकिस्तान में है। कालसी कहाँ है? उत्तराखंड में। धोली का जोगढ़ कहाँ है? ओडिशा में। सोपरा महाराष्ट्र में पड़ता है, जो कि पालघर जिले में है। सोपरा पालघर, जो कि महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश अहरोड में। उत्तर प्रदेश का अहरोड अभिलेख मिलता है उत्तर प्रदेश में, जो कि मिर्जापुर में। अशोक के अहरोड शिलालेख किस राज्य से प्राप्त किया गया है? उत्तर प्रदेश से। अहरोड अभिलेख बताता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिएगा, कौन कैसा है? पहला अब शिलालेख है, विषय में शिलालेख पहला में पशु बलि की निंदा करना किया गया है। ठीक है। दूसरा में क्या गया है? मेडिकल सुविधा, यानी कि मेडिकल सुविधा की व्यवस्था कराया गया है, यानी कि मनुष्य व पशु का चिकित्सा व्यवस्था किया गया है। मनुष्य के साथ साथ पशु का भी चिकित्सा मेडिकल सुविधा कराया गया, ये लिखा हुआ है। तीसरा हो गया। आगे देखिए करा चौथा में तो भेड़ी घोष के जगह धर्म घोष। 5वां में धर्म महामात्र की नियुक्ति किया गया है। इस प्रकार से सब सही हो गया। मनसेहरा कहाँ पड़ता है? शिलालेख हजारा पाकिस्तान में। गिरनार गुजरात में। भाबरू राजस्थान में। एरीगुड़ी कहाँ पड़ता है? एरीगुड़ी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश में गुजरा मानभारो पड़ता है। ठीक है। मास्की, गोभी मठ, ब्रह्मागिरी, सिद्धपुर यह किस शिलालेख के राज्य में प्राप्त किया गया है? कर्नाटक में। मास्की, गोभी मठ, ब्रह्मागिरी, सिद्धपुर यह किस शिलालेख से प्राप्त हुआ है? कर्नाटक में। गलत को चुनना है। शिलालेख और विषय। तीसरा शिलालेख में क्या है? राज्य के अधिकारी को आदेश देता है। देखिए राज्य के अधिकारी का आदेश देता है कि हर 5वें साल में आपको मतलब इसकी पद्धति करना है, मतलब कि उसकी पता करना है क्या क्या हो रहा है। छठा अभिलेख में स्वयं को आत्म सेल्फ नियंत्रण करना है, सेल्फ डिपेंड रहना है। और 7वां 8वां में कहा है अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख है। 9वां में गुलदस्ता की भेंट का चर्चा है। और 10वां में क्या है? चलिए ठीक है, देखिए करा 12वां में क्या रहा है? 12वां में क्या है? क्या स्त्री मामात्रों की नियुक्ति। अगला देखिए, अशोक के किस शिलालेख में धर्म की व्याख्या किया गया है? 9वां में। ठीक है, 9वां में। अगला देखिए, वो गलत को चुनिए। उत्तरापथ की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। कलिंग के तोसली। दक्षिणापथ के सुवर्णगिरी, कर्नाटक। अवंती के उज्जैन। ठीक है। गलत प्राची है ना, प्राची का था पाटलिपुत्र, प्राची के पाटलिपुत्र। फिर गलत को चुनना है। कौन है? मंत्री के पद का नाम है, मंत्रियों के कार्य है। दोबारी किसको कहा जाता है? राजकीय रक्षक। राजकीय द्वारा रक्षक। समावर्ता यानी कि इनकम टैक्स, आय का संग्रहकर्ता, संनिधाता, राजकीय कोषाध्यक्ष, अंतर्वर्धिक। समाज अंगरक्षक होता है, शासक अंगरक्षक होता है। शासक के अंगरक्षक। गलत को फिर चुनना है। पोर किसको बुलाता है? नगर कोतवाल को, प्रदेष्टि कमिश्नर को,
प्रमुख न्यायाधीश। अंतपाल बोलते हैं सीमावर्ती जो रक्षा करता है, सीमावर्ती दुर्गा मतलब सीमा के अंदर दुर्ग की जो रक्षा करता है उसको बोलते हैं अंतपाल। क्रमानिक नामक मंत्री का मोड प्रशासन से क्या कार्य था? कर्मांतिक होता है उद्योग और कारखाने का अध्यक्ष। उद्योग इंडस्ट्रीज एंड कारखाना कॉरपोरेशन का ऑफ चेयरमैन। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान रखना है। प्रशासक नामक मंत्री का मोड प्रशासन में क्या कार्य आवंटित था? कराध्यक्ष अध्यक्ष। अशोक के शिलालेख की खोज किस वर्ष पोर्ट्रेटरी पेंथलेयर ने किया था? 750 ईसा पूर्व किया था। 1750 ईस्वी में किया था। अशोक के शिलालेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता विलियम जोन्स ने किस वर्ष मिला? 1837 में। अशोक के शिलालेख की संख्या 14 है, जबकि बड़ी बड़ा वाला है 14 है। स्तंभ की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, आगे देखिए। परा की विचार कीजिए कौन सा कथन किससे गलत है। लोरिया लंदनगढ़ चंपारण बिहार में है। लोरिया रेराज चंपारण बिहार में है। रामपुरवा बताइए, चंपारण बिहार में है। रानी का अभिलेख बताइए। कौशाम्बी। रानी का अभिलेख को कौशाम्बी का अभिलेख भी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक के सबसे लंबा शिलालेख 7वां अभिलेख कहा जाता है। लुम्बिनी में धर्म यात्रा में अशोक ने भू राजस्व घटाकर 1/8 कर दिया। जो लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में 1/8 कर दिया तथा लुम्बिनी ग्राम का कर माफ कर दिया। इसका उल्लेख किस स्तंभ लेख से मिलता है? लुम्बिनी से। ऐसा क्यों किया दोस्तों? क्योंकि बौद्ध धर्म से जुड़ गया था और शास्त्र संबंधित है। वहाँ अकाल पड़ गया था तो वहाँ टैक्स कम कर दिया था। इसमें सबसे छोटा अभिलेख माना जाता है। अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख है? रुमनदेही अभिलेख है। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन है? रुमनदेही अभिलेख। अशोक ने अपने राज्याभिषेक किस वर्ष बोध गया की यात्रा में किया? 10वां वर्ष बोध गया। 12वां वर्ष नगाली सागर, 20वां वर्ष लुम्बिनी। अशोक ने आजीवक के रहने हेतु बराबर पहाड़ियों में 4 गुफाएं के निर्माण कराया। इनमें से कौन सा नाम उसका नहीं था? बुद्ध निवास नहीं था। चोपड़ा सुदामा था, 20 झोपड़ी था, कर्ज था। कर्ज को लोमस ऋषि बोलते। अशोक ने बहुत कर्ण को लोमहर्ष या कर्ण चोपड़ा, कर्ण चौपार है ना, लोमस ऋषि ये लोमहर्ष। अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार हेतु अपने पुत्र महेंद्र और बेटी सुमित्रा को किस देश ने भेजा? श्रीलंका में भेजा। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी? 20वें वर्ष। अशोक के समय मौर्य प्रशासन के प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के प्रांतों की संख्या 5 है, जिसे चक्र बोला जाता था। प्रांत को तुम्हें चक्र बोला जाता था। अशोक के समय मौर्य प्रांतों को प्रशासक को कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रीय का कहा जाता था। प्रांतों को क्या कहा जाता है? चक्र। मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई 10 ग्रामों का प्रशासन था। इसके प्रमुख को क्या कहा जाता है? गोप। मौर्य प्रशासन में बिक्री कर के रूप में कितना कर वसूला जाता था? 10वां भाग। टोटल का 10वां भाग। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई कौन था? मार्ग निर्माण अधिकारी। बनाने वाला। बढ़िया क्या क्वेश्चन है? एग्रोनोमी है ना, यहाँ दे देगा ना, धन या अनाज उपजाने वाला। एग्रोनोमी से सीधे करके अच्छा तो अंग्रेजी से अच्छा तो होगा एग्रोनोमी एग्रीकल्चर। यही से क्वेश्चन फंसा सकते हैं। एग्रोनोमी पूछेगा मेगास्थनीज के अनुसार तो मार्ग निर्माण। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी क्या कहा जाता है? नायक। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर के लिए कौन सा शब्द आवंटित किया गया था? गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता है महामात्सर्प। अशोक के समय राजू कौन थे? जनपद न्यायाधीश। राजू को ही न्यायाधीश बोला जाता था। लिखित में अशोकायान बिहार का स्थित है? पाटलिपुत्रा। अशोककालीन स्वतंत्र वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां कहाँ की क्या चीज से कहा जाता था? रूप जीवा बोला जाता था। उसका हेड होता था ना, उसको गणिका बोला जाता था। वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां को अशोक कालीन में क्या कहा जाता था? रूप जीवा। हेड होते थे उसको गणिका। हेड को गणिका। जो जीवन भर अविवाहित रहती थी उसको अमाजो। मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सीताभूमि। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग का प्रमुख का नाम क्या है? महामात्सर्प।
नंद वंश के सर्वनाश में कश्मीर के किस राजा ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किया था? प्रवर्तक। कौन? प्रवर्तक। प्रवर्तक क्या था? प्रवर्तक किया था, कल की नहीं, प्रवर्तक। प्रवर्तक क्या? ठीक है, 1 मिनट थोड़ा लीजिए, थोड़ा 300 मौर्य वंश का अंतिम शासक वीरदर्द की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किस वर्ष किया? 185 ईस्वी पूर्व में। 185 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। मौर्य वंश का समय पर मौर्य वंश का मगध पर कितने वर्ष शासन रहा? 137 वर्ष तक मौर्य वंश का मगध पर शासन रहा। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के स्थान पर कहाँ परिवर्तित किया? विदिशा में। वह इंडो यूनानी शासक कौन था जिसने पुष्यमित्र शुंग ने अपनी पराजित किया? मीनांडर ने किया। लिखित में शुंग वंश के किस शासक ने 2 बार अश्वमेध किया? पुष्यमित्र शुंग। 2 बार हाँ, ठीक है। हम बोले किस आचार्य ने कुछ और बोले थे? किस आचार्य ने 2 अश्वमेध, एक वो राजसूय योग करवाया था पुष्यमित्र शुंग। किस आचार्य ने अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया था? पंतजलि ने। बोले थे, ठीक है, पंतजलि ने। अगला, भरूच स्तूप का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? शर्मा द्वारा। वसु क्या बोला? शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? वसुदेव के द्वारा किया गया था। वसुदेव के द्वारा किया गया था। आज जो सुशर्मा बोल रहे हैं ना, सुशर्मा कर्ण वंश का अंतिम शासक था, सुशर्मा। वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना किया था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा की हत्या किसने कर सातवाहन वंश की नींव? सातवाहन वंश का शासक कौन था? शिमुक के सातवाहन के राजधानी प्रतिष्ठान या पाटन। शिमुक द्वारा स्थापित सातवाहन वंश की अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? प्रतिष्ठान। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन में कि सातवाहन यानी कि आंध्र सातवाहन द्वारा स्थापित राजधानी प्रतिष्ठान वर्तमान में कहाँ स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र। सातवाहनों में कौन प्रभावशाली राजा हुआ जिसने 2 अस्मग मेघ तथा 1 राजसूय यज्ञ किया था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। यानी कि माँ का शासन था इसमें, इसलिए नहीं, मतलब माँ के शासन में बेटा का नाम जोड़ दिया गया। वही ऐसा प्रतीत होता है। सतात्मक है, मातृसत्तात्मक नहीं है, ये पितृसत्तात्मक है। ऐसा प्रतीत होता है कि मातृसत्तात्मक है। चलिए, सातवाहन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है? कौन सत्य है? 60 ईस्वी पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर सुमुख ने सातवाहन वंश की स्थापना किया था। सही है। सातवाहनों में मुद्राओं में तांबा, चांदी, प्रोटीन, कांसा, शीशा का प्रयोग किया गया था। सही है। ब्राह्मणों को भूमि दान का परंपरा सातवाहन ने प्रारंभ किया था। सही है। सातवाहनों की भाषा खरोष्टी और लिपि ब्राह्मी थी। प्राकृतिक लिपि ब्राह्मी थी। सही बात। चलिए, सही है। थोड़े नहीं, प्राकृतिक भाषा प्राकृतिक थी, खरोष्टी नहीं थी। भाषा प्राकृतिक भाषा प्राकृतिक। ठीक है, आगे देखते हैं। लिपि कैसी थी? ब्राह्मी थी। सही है। आगे देखिए, कहा कि सातवाहन प्रशासन में गोमिलिक का कार्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासन। अशोक की मृत्यु के पश्चात चेदी राजवंश का उदय हुआ और खारवेल इस राजवंश का प्रतापी राजा था। इसकी जानकारी हमें कहाँ प्राप्त होता है? गुफा अभिलेख से। कौन राजा जुड़ा हुआ था? खारवेल। ठीक है, सही क्रम को चुनिए। ISPU के ठीक है, हिंद यूनान शक पल्लव कुषाण होगा। हिंद यूनानी शक पल्लव कुषाण होगा। ठीक है, आगे देखिए। भारत पर प्रथम विदेशी आगमन कौन था? यूनानी। भारत पर प्रथम विदेशी आगमनकारी कौन था? यूनानी। अगला, भारत पर प्रथम यूनानी आक्रमणकारी विजेता डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया? साकल में किया। ठीक है। हिंदू यूनानी शासकों में सबसे विख्यात मिनांडर था। इसने गुरु नागार्जुन ने किस धर्म की शिक्षा ली थी? बौद्ध धर्म का। हिंदू यूनानी शासकों में सबसे विख्यात मिनांडर था। इसने गुरु नागार्जुन से किस धर्म की शिक्षा ली थी? बौद्ध धर्म से। मिनांडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तर के एक पुस्तक में संग्रहित है। इस पुस्तक का नाम क्या है? मिलन पढ़ो। मिनांडर के प्रश्न रहेगा और नागसेन का उत्तर रहेगा। किस पुस्तक में इसका संग्रहित है? मिलन पढ़ो में। भारत में सर्वप्रथम हिंदू यूनानी शासकों हिंदू यूनानियों ने किसके सिक्के जारी किए था?
सोना का सोना के सिक्का 275। भारत में सर्वप्रथम हिंद यूनानी ने किसके सिक्के जारी किया था? सोना का। सोना का भारत में प्रथम शक शासक कौन था? मौ था। मौ। भारत में शक अपने को क्या संबोधित करते थे? क्षत्रप। छत्र पारथीयाई लोग को मूल निवास स्थान क्या था? ईरान। ईरान था। क्या था? ईरान था। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शासक से था? तो महायान था। महायान कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के किस शाखा से था? महायान शाखा। यानी महायान को मानने वाले थे कनिष्क। ठीक है। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? कनिष्क को हराया था। ठीक है। रेशम मार्ग का भारत में विस्तार किसने किया था? चीन के द्वारा कब्जा कर लिया था। कुषाण ने उत्तर तथा उत्तरी पश्चिम क्षेत्रों में किसके सिक्के जारी किए था? तांबा के। कनिष्क के राज कवि अशोक घोष ने किस पुस्तक की रचना की थी? जो बौद्धों के रामायण के नाम से जाना जाता है? बुद्ध चरित्र। कौन होगा? बुद्ध चरित्र होगा। कौन होगा? बुद्ध चरित्र, जो अशोक घोष के द्वारा लिखा गया था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। रेशम बुनकर रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? चीन में। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास किसका हुआ? वास्तुकला का हुआ। कुषाण से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट पर कौन सा कथन सही है? यूची नामक एक कबीला था जो 5 कुलों में बटा हुआ था। इसी का एक हिस्सा कुषाण था। सही बात है। कुषाण वंश का संस्थापक कुजल कटपिडस था। सही है। इस वंश प्रणाली का सबसे प्रभावशाली शासक कनिष्क था। सही बात है। कुषाणों की प्रथम राजधानी त्रिशूल या पेशावर राजधानी मथुरा थी। सही बात है। कनिष्क ने गद्दी आरोहण के समय एक संवत चलाया था। उसका नाम क्या था? शक संवत। 78 ईस्वी। ठीक है। लिखित में गुड़ची तथा टोकरी किसे कहा जाता है? कुषाण को कहा जाता है। गुड़ची तथा टोकरी किसे कहा जाता है? कुषाण को कहा जाता है। मथुरा में कौन सा एक विशेष प्रकार का वस्त्र का निर्माण किया जाता है? शाटक। लिखित में संगम साहित्य का विभाजन किस में नहीं किया गया था? वादेख्या में नहीं किया था। पिट्ठू पतातपू में किया गया था। इत्थु ठोके में किया गया था। पादी नेन किल कनकू में किया गया था। ठीक है। पिट्ठू पतापू इत्थुकू ठोके पादानीन किल कनकू में किया गया था। ठीक है। गजब नाम दिया। प्रथम संगम के से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? प्रथम संगम 4440 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 440 में होगा। 440 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यह मथुरा में हुआ था। मथुरा में हुआ था जो अब समुद्र में विलीन हो चुका है। इसके प्रथम अध्यक्ष की अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने किया था। सही बात है। इसमें कुछ अन्य उपलब्ध ग्रंथों का संकलन किया गया था। सही बात है। इस प्रकार से एलिजिबल हो गया। मथुरा के व्यापारी नार ने किस पुस्तक की रचना की थी? मणिमेखला पुस्तक की रचना किसने की थी? सतनार ने किया था। सतनार ने किस पुस्तक की रचना किया था? मणिमेखला। याद रखिएगा। राम कथा का तमिल संस्करण इराम की रचना किसने की थी? कंबन ने। राम कथा का तमिल संस्करण इराम की रचना किसने की थी? कंबन ने। तमिल का रामायण भी कंबन को कहा जाता है। सही कहा है। कंबन को नहीं कहा जाता है। नहीं कहा जाता है। शिल्पाधिकारम को कहा जाता है, कंबन को नहीं। शिल्पाधिकारम को जो ना प्रेम प्रसंग पे आधारित है। नहीं, कंबन देखिए रामायण अवतार का तो कंबन ही लिखा था। रामायण ये आदमी का नाम है कंबन, रामायण का नाम नहीं कंबन। शिल्पाधिकारम नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? इलांगो अधिकल ने किया था। ठीक है। आगे संगमकालीन कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? ठीक है। संगम साहित्य में हमको तीन राजों चोल चेर पांड का विवरण प्राप्त होता है। सही बात है। ठीक है। संगम युगीन राजों में सर्वाधिक चोल का
राज था, सही बात है। इसका सबसे प्रतापी राजा कारिकल था, सही बात है। कारिकाल ब्राह्मण मतानुयुक्त था और इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण का प्रदान किया था, सही बात है। कारिकल के शासन काल में ही पुहार पत्तन का निर्माण किया गया था, सही बात है। पेरू ना टूपाते ना पुस्तक में कारिकल को संगीत का सतवस्त्रों का विशेषक बताया गया है, सही बात है। मतलब संगीत बेल हो गया। संगम युग का दूसरा राज कौन था जिसका राज क्षेत्र आधुनिक केरल प्रांत था? तो दूसरा देखिए कौन था? चोल चेरपांड था। तो ये हो गया चेर वाला, केरल में पड़ता है। चेर का पड़ता है केरल में। संगम युग का तीसरा राजा कौन था जिसकी राजधानी मदुरा थी? मदुरा की राजधानी पांडे थी, ठीक है। संगम का युग का प्रभावशाली शासक ने नेरजेलियन किस राजवंश का शासक था? हाँ, नेरजेलियन किस राजवंश का शासक था? पांडे का था। किसका था? पांडे का। संगम युगीन व्यवस्था से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? संगम युग में मंत्रियों को अमाचाइन कहा जाता था, सही है। राजधानी में एक राजसभा होती थी जिसे नालवे कहा जाता था, सही है। राजा के न्यायालय को मतम कहा जाता था, सही है। सेना चतुरांगनी होती थी, इसमें अश्व गज रथ तथा पैदल सिपाही शामिल होते थे, सही बात है। राजा अपने आवास की रक्षा हेतु सशस्त्र महिलाओं को तैनात करते थे, सही बात है। गलत सुमेल का चयन कीजिए, गलत सुमेल का चयन कीजिए, ठीक है। संगमकालीन वर्ष उनके कार्य के बारे में बता रहा है। पुलेनियन किसका है? रस्सी और पशु चर्म से चटाई व चरपाई बनाना। एनियर किसको कहा था? शिकारियों की जाति को एनियर कहा जाता था। लूटपाट करने वाली जाति को मल्लवर कहा जाता था, लेकिन कनिक वर्ग को बेल्ला वर्ग नहीं कहा जाता था, ठीक है। संगम काल में चावल मुख्य खाद्य पदार्थ था। इसको दूध के साथ मिलाकर एक खाद्य पदार्थ के रूप में खाया जाता था। जिसको क्या कहा जाता था? सांभर। थोड़ा स्पीड हल्का कम कर। वो बात कोई नहीं, अब कम करने की टेंशन दिक्कत नहीं है। संगमकालीन लोग किस पशु को शुभ पक्षी की श्रेणी में रखते थे? कौवा। जब हमको स्पीड कम करना हो तो ऐसे कर देगा, भूल जाएगा। क्या बार उसका सब पहले कोड देना पड़ेगा ना, ठीक है। गलत को चुनिए, ठीक है, गलत को चुनिए। संगमकालीन का नाम है उनके कार्य है। संगमकालीन का नाम है उसके कार्य है। कोकई किसका था? मोती खोजने का प्रमुख बंदरगाह। याद रखिएगा सब, लेकिन मोती खोजने का प्रमुख बंदरगाह वो क्या बोलते हैं? कोकई। कोई के न मिलेगा, सबको थोड़ा चेर राज का प्रमुख बंदरगाह क्या कहलाता था? बंदर। चेर राज का प्रमुख बंदरगाह क्या कहलाता था? बंदर। कृषि कार्य में लगी महिलाएं क्या कहता था? कड़ेशीवर। फिर से बोलिए, कृषि कार्य में लगी महिलाओं को क्या कहता था? कड़ेशीवर। समाज के संरक्षक को क्या बोलता था? गलत बात है, मलवार को बोलते थे लूटपाट करने वाला। मलवार को पीछे पहले है ना, पढ़े ना, लूटपाट करने वाला। मलवार को क्या बोलते थे? लूटपाट करने वाला। लूटपाट करने वाला को मलवर कहा जाता था। याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तमिल प्रदेश का प्राचीन देवता कौन था? मुरुगन। तमिल प्रदेश का प्राचीन देवता कौन था? मुरुगन का प्राचीन नाम तो मतलब मुर्गा। तो बताइए, तोलका बीजम की रचना किसने किया था? इलांगे आदिकल। हाँ, मुर्गा। संगम काल में पवित्र और जादुई शक्तियाँ को क्या कहा गया है? अनुभू। संगम काल में पवित्र और जादुई शक्तियों को क्या कहा है? अनुभू। संगम कालीन शिकारियों की एक जाति कौन थी? एनियर। संगम कालीन शिकारियों की एक जाति थी, शिकारियों की एक जाति थी, उसको क्या कहा जाता था? एनियर। मलवर किसको कहा जाता है? थोड़ा है चैप्टर अपने आप। अच्छा, इसीलिए आराम। मलवर किसे कहा जाता है? गुप्त साम्राज्य से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। टाइम होने का बात की यही था। गुप्त साम्राज्य 350 कर लेते हैं। गुप्त साम्राज्य 350 मत कीजिए, 10 भाई यही भाई से 12 तक करके छोड़ दीजिए। 12 तक 17 तक कर लेते हैं। गुप्त साम्राज्य से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? गुप्त साम्राज्य की स्थापना 3वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था, सही है। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था, जो कि 240 से 280 ईस्वी तक, 240 से 280 ईस्वी था। ठीक है, सही बात है। श्रीगुप्त का ही शासन काल है। गुप्त का तो 319। गुप्त मत देखिए, श्रीगुप्त देखिए। इस वंश का सर्वाधिक प्रभावशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम हुआ, सही बात है। चंद्रगुप्त प्रथम ने
लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और महाराज धीराज की उपाधि धारण कर लिया। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी के राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर महाधीराज की उपाधि धारण कर लिया। सही बात है, 319 होना चाहिए। हमको भी लग रहा था वैसे। क्योंकि संस्थापक यही था। अच्छा, ये क्या समझ रहा है? 370 बैठा ठीक है। गुप्त वंश का संस्थापक 240 से 280 दे रहा है। सही 19 में आया तो सिर्फ 320 सही ठीक है। 320 ना, 240 दे रहा है ना क्या? या श्री गुप्त के बारे में बता रहे हैं। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त 240 280 ईस्वी। 319 में तो गुप्त का शुरुआतें होता है, तो 240 से कहाँ से आ जाएगा? चलिए तब तक शंभू जी इसका जल्दी कर रहे हैं ऑपरेशन, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। 280 से 320। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच 280 से 220। घटोत्कच 240 से 280 नहीं है। श्री गुप्त का गुप्त वंश के 319 में गुप्त संवत है। चलिए, गुप्त संवत शुरू हुआ था 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय शकों के पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। गुप्त संवत है, फंसा दे रहा है वो। चलिए देखिए किसी से होता है। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में गद्दी में बैठा। सही बात है। इसने आर्यावाद के 9 और दक्षिणावाद के 12 शासकों को पराजित किया। ठीक है, सही है। इसलिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसको? समुद्रगुप्त को। इसने समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता विक्रमांक परम भागवत की उपाधि धारण किया था। सही बात है। तो जो है समुद्रगुप्त जो है संगीत प्रेमी था। इसके सिक्के पर इसे बिना वादन करके दिखाया गया है। सही बात है। समुद्रगुप्त किस देवता का उपासक था? विष्णु। चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि 380 ईस्वी इसके शासनकाल ने कौन सा चीनी बौद्ध यात्री भाषा था? हर्षवर्धन में हैंसॉन्ग। साब किसका राजकवि था? समुद्रगुप्त का। गुप्त शासकों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? चंद्रगुप्त द्वितीय का